नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के केंद्रीय कार्यालय में प्रोफेसर रमेश चंद जी के पास बैठा हुआ हूँ। आदरणीय रमेश चंद जी इसके पहले कृषि विज्ञान संस्थान BHU के डायरेक्टर थे। इन्होंने कृषि क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ कर के काम किया है और आज मैं आप पास आया हूँ कि भारत में या देश दुनिया में वर्तमान में आज के परिवेश में कृषि शिक्षा का क्या भविष्य है। सर नमस्कार बंधुओं। देखिए, भारत पहले से एक कृषि प्रधान देश रहा है और वैश्विक रूप से अगर आप ये देखेंगे तो दुनिया में इस समय खाद्यान्नों की बहुत कमी आ गई है। कुपोषण भी बहुत सारे दुनिया के देशों में विद्यमान है। खाद्यान्न की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस समय पूरा युद्ध पूरी दुनिया जो यूक्रेन और रसिया के युद्ध से त्रस्त है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सब को लेकर के जो विभिन्न देश हैं, भारत का खुद भी खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी एक समस्या है। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा की समस्या में सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम है वह नए नए शोधों की है, नए नए तरीक़ों के प्रचलन से है, जिससे हम अपने खेतों में अधिक से अधिक कम लागत पर अच्छा से अच्छा खाद्यान्न का उत्पादन कर सकें, उनका प्रसंस्करण कर सकें, उनकी पैकिंग कर सकें। इन सब के लिए हमें प्रशिक्षित जो हमारे स्नातक हैं, परास्नातक हैं, शोधकर्मी हैं, इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस दिशा में कृषि शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। यद्यपि इस पूरे देश में कृषि शिक्षा का जो नियंत्रण है, जिसको हम ये कहते हैं कि कृषि शिक्षा इस पूरे देश में जो लागू होती है वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यों में भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास विद्यालय और महाविद्यालय हैं जहां कृषि की शिक्षा दी जाती है और उसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं। लेकिन आप देखेंगे इन सारे विद्यार्थियों का कृषि स्नातक होने के बाद से समाज में कृषि के क्षेत्र में इनका उपयोग बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। जिसका प्रमुख कारण है, उसका प्रमुख कारण है कि उन्हें जिस स्तर का शिक्षा चाहिए, जिस स्तर का ज्ञान चाहिए, जिस स्तर का प्रशिक्षण चाहिए, हमारे बहुत सारे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पास नहीं है। जिसके वजह से जो हमारे पास प्राइवेट कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान हैं, उनको अपने कार्यों में उनको ले नहीं जाते हैं। इसलिए कृषि शिक्षा का महत्व और हो जाता है कि हमें गुणवत्ता युक्त और काफ़ी होनहार ऐसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना है जो भविष्य की कृषि को आगे ले जाए, भविष्य की खाद्य सुरक्षा और कुपोषण की समस्याओं का समाधान करने में मदद करें। हमें खाद्य प्रसंस्करण के लिए, हमें खाद्य के भंडारण के लिए, हमें उसके एक जगह से दूसरे जगह के ट्रांसपोर्ट के लिए, हमें उसके निर्यात के लिए उनके पास इतनी समझदारी हो कि वो इन सब चीज़ों को बड़ी सुगमता के साथ, सरलता के साथ और विज्ञान का उपयोग करके इसे बहुत प्रभावकारी बना सके। तो कुल मिला करके भविष्य में कृषि शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन गुणवत्ता उस कृषि शिक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इस देश में, जैसा मैंने पहले बताया है, मैं जब यहाँ निदेशक था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान संस्थान का, तो कंपनियों से मेरी बहुत बातचीत होती थी। कंपनी के लोग आसपास के कॉलेजों में नहीं जाते हैं, जहाँ की काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज़्यादा छात्र निकलते हैं। कारण वो बताते हैं कि हम उन छात्रों को भी अपने यहाँ कंपनियों में ले जाते हैं, लेकिन वो हमारे मानक के अनुरूप खरा उतरते नहीं हैं। लेकिन यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे
मानक के अनुरूप खरा उतरते हैं, उनको हम लोग थोड़ी बहुत प्रशिक्षण दे देते हैं तो वो काम करने लग जाते हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने आप देखेंगे कि ऐसा क्या है। पहले आप देखेंगे कि यहाँ का जो यहाँ हम प्रवेश लेते हैं, प्रवेश का जो परीक्षा है ये बहुत ही कहा जाए कि बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि करीब करीब यहाँ 80 से 90 हज़ार विद्यार्थी 123 सीटों के लिए यहाँ एडमिशन के लिए फार्म भरते हैं। उसमें से आप समझिए कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है और मेरिट यहाँ के एडमिशन के बाद बहुत ही तेज़ी से ऊपर चली जाती है। और जहाँ तक सुविधाओं की बात है, हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा प्रदान कर सके। उसके लिए हम लोगों के पास 3-4 हॉस्टल हैं। यद्यपि हम पूरा नहीं कर पाते हैं उनकी आवश्यकताओं को, फिर भी हमारे 50% के करीब विद्यार्थी हमारे छात्रावासों में रहते हैं। छात्रावासों की सुविधाओं में हमने जाड़े में उनके लिए गर्मी बैठने के लिए अच्छे टेबल कुर्सी पंखे सारा इंतजार कर रखा है ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें। यहाँ के अध्यापक भी नियमित रूप से क्लास को लेते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम बाहर से एक्सपर्ट को बुलाते हैं। हमारे जो टीचर हैं उनकी भी बीच बीच में हम उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। टीचर यहाँ पर जो हमारा स्नातकोत्तर है या स्नातकोत्तर के ऊपर वो ज़्यादातर अपने प्रयोगशालाओं में इन बच्चों को ले जाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। तो इस तरह से उनका एक जो प्रशिक्षण है वो बहुत ही उम्दा किस्म का होता है। यद्यप कि इतना होने के बावजूद भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो हमारी यूरोपियन यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर में शिक्षा प्रदान करती हैं, अभी भी हम उनके बराबर नहीं हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम देश में पहले और दूसरे नंबर पर बहुत सारे मामले में आते हैं। डॉक्टर साहब, हमें एक बात कहना है कि निर्यात हम कैसे करेंगे? हमारी भूमि तो पूरी तरह से रसायन से पटी हुई है। देखिए, ऐसा एक बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं कि हमारी भूमि रसायन से पटी हुई हैं। आप मिर्ज़ापुर के दुद्धी प्रखंड में चले जाइए, आप बस्तर में चले जाइए, वहाँ आप देखिए ना, हमारे पास अभी भी जो बरानी क्षेत्र है वहाँ पर खाद का प्रयोग नहीं होता है। जो हमारे आदिवासी क्षेत्र वहाँ खाद का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप कुछ भी उगाइए उसमें नहीं है। हाँ, देखने की ज़रूरत यह है कि क्या हमने ऐसे क्षेत्रों का कोई निरीक्षण करके कोई रिपोर्ट तैयार कर रखी है। हमने दुद्धी क्षेत्र में काम किया है, मैंने किसानों से पूछा वो खाद का प्रयोग करते हैं, बहुत ही कम खाद का प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर किसान नहीं प्रयोग करते। और आदिवासी इलाके में चले जाइए, बिल्कुल ही नहीं प्रयोग करते हैं। तो हमें अब हम क्या करेंगे? निर्यात के लिए हम फिर वही पंजाब में जाएंगे, निर्यात के लिए हम वही हरियाणा में जाएंगे। तो ये बात जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाती है जब हम पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं। लेकिन जब हम कभी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हम कभी झारखंड की बात करते हैं, हम उन आदिवासी इलाकों में जहाँ हमें काम करना चाहिए हम उनकी बात नहीं करते, जहाँ के कि उत्पाद बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक, क्योंकि वो प्रयोग नहीं करते हैं, वो नहीं जानते हैं। ये तो बात आपका कहना सही है और इसमें सरकार का भी प्रयास है कि हमारा ज़मीन जैविक बने। लेकिन सरकार एक तरफ इन कंपनियों को रासायनिक जो खाद का लाइसेंस दे करके इनको बांटने के लिए कर रही है, तो और ज़्यादा इस देश की भूमि को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, रासायनिक खादों से भूमि का जो लोगों ने एक अभियान चला रखा है पक्ष और विपक्ष का, हमें एक समन्वय की बात करनी है, हमें एक वैज्ञानिक पहलू की बात करनी है। रसायनों का अगर सही प्रयोग किया जाए, समुचित प्रयोग किया जाए तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। हमारा किसान कहाँ इतना पढ़ा लिखा है? नहीं, किसान हमारा, हमें देखिए भाई, ये तो सरकारों की काम है, ये तो विश्वविद्यालयों का काम है, ये तो हम समाज का दायित्व है कि हम अपने किसानों को ये बताना शुरू करें कि किसी भी रसायन का अधिक उपयोग करने से ये उनका नुकसान होता है, उनको फ़ायदा नहीं होता है। कौन सा इतनी मात्रा है जिससे कि हमारा प्रयोग करने से हमारी आमदनी बढ़ेगी, हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, हमारी भूमि की क्षमता बढ़ेगी। पंतनगर में मैं बता रहा हूँ, पंतनगर में लॉन्ग टर्म बहुत दिनों तक का एक कभी खाद का प्रशिक्षण चल रहा है, कम से कम 50 सालों से है। जब से उस ज़मीन में खाद का प्रयोग किया गया है, वहाँ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ी है, सूक्ष्मजीवों की मात्रा बढ़ी है
उत्पादन बढ़ा है। तो जो वैज्ञानिक पहलू हैं, और मैं ये बात को यही नहीं कहता हूँ, राथम स्टेट इंग्लैंड में भी वहाँ पर खाद का एक क्षेत्र है जहाँ पिछले 150 से 200 सालों से इसका प्रशिक्षण चल रहा है, ये रासायनिक खादों का। वहाँ पर से भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आती है। हमें जो भी इस तरह की रिपोर्ट आ रही है, हम जब संस्तुत मात्रा है उससे ज़्यादा करते हैं। अब आप जो खादों का, रसायनों के प्रयोग की बात कर रहे हैं, जापान हमारे से ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करता है, कोरिया हमारे से 4 गुना ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करता है, चाइना करता है। लेकिन जापान, कोरिया, ताइवान, ये अमेरिका को अपने खाद्यान्नों का एक्सपोर्ट करते हमारे हैं। उत्पाद को जीआई टैग नहीं मिल पाते कि अगर हम रसायन युक्त खेती करते हैं तो। देखिए, जीआई टैग तो अलग चीज़ है, आपका जो सर्टिफिकेशन है, आपको खाद्य, देखिए सर्टिफिकेशन में उनका एक अपना डिमांड होता है, वो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आप खाद नहीं प्रयोग करेंगे। लेकिन आप किसी भी जो हमारा खाद्यान्न है, इसका आज तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं डेवलप कर पाए हैं जिससे कि आप ये पता लगा लें कि इसमें रासायनिक खाद दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो इसलिए सर्टिफिकेशन में वो ये कहते हैं कि आप हमें एक गारंटी देंगे कि आप रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे। सवाल यह है कि ये भी खेती ठीक है, लेकिन आज तक ये बातें सिर्फ अखबार में ही निकलती है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। एक 10 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख आया था। उस लेख में ये लिखा था कि प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि मुझे ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस से मैं घृणा करता हूँ। क्यों घृणा करते हैं वो प्रिंस चार्ल्स? वो कहते हैं कि इससे न तो किसान का फायदा हुआ, न तो कंज्यूमर का फायदा हुआ, बिचौलिए सब पैसा खा गए। तो ये अरबों डॉलर का पैसा बिचौलिए खा जाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, बेचते हैं। न किसान को उसका फायदा हुआ और न तो कंज्यूमर को इसका फायदा हुआ। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। ये चीजें देखिए, ये धांधली है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद।